आपने 2 बीवियां तो अक्सर देखी होंगी, पर क्या जब एक आदमी की 4 बीवी हो और चारों ही मॉडल? चलिए जानते हैं ये कहानी अमित की है, जिसकी 4 बीवियां थी और अमित की चारों ही बीवी मॉडल थी। ऐसे ही एक दिन अमित अपनी पहली बीवी आकांक्षा के घर जाता है, जहां आकांक्षा तैयार हो रही होती है। अरे, आज तुम भी तैयार हो रही हो? तुम्हें कहीं जाना है क्या? ये कैसे सवाल पूछते हो तुम? तुम्हारी तरह कोई खाली नहीं बैठी रहती। तुम तो जानते हो ना, मैं एक मॉडल हूँ और हम मॉडल्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। मेरी बाकी की और भी 3 बीवियां मॉडल हैं और मैंने तुम सबसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि एक दिन तुम्हारे साथ रह लूंगा। जब तुम नहीं रहोगी तो अपनी दूसरी बीवी नीतू के साथ रह लूंगा, और जब नीतू नहीं रहेगी तो पूजा के साथ, और पूजा नहीं रहेगी तो निमृत के साथ। पर यहां तो मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये चारों की चारों एक साथ मॉडलिंग करने जाती हैं। इसकी वजह से मैं फंस जाता हूं, और कभी ऐसा ना हो कि इन चारों को मेरी सच्चाई का पता चल जाए। आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तैयार हो जाओ, तुम भी तो मेरे साथ चलोगे। बस फर्क इतना होगा कि मैं मॉडलिंग करूंगी और तुम ऑडियंस की तरह बाहर खड़े रहोगे। हाँ बाबा, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। पर देखो ना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि क्या है ना कि मेरी आज एक अर्जेंट मीटिंग है और अभी मुझे भी बस 1 घंटे बाद निकलना ही है। इतना बोलकर अमित तैयार होकर अपनी दूसरी बीवी नीतू के पास जाता है, जहां वो देखता है कि आज नीतू घर पर ही है। अपनी दूसरी बीवी को घर पर देखकर अमित बहुत खुश होता है और नीतू से कहता है, जान, आज तुम घर पर ही हो? तुम जानती हो तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हें घर पर देखकर। अच्छा, अगर तुम मेरा सर दबा दो तो? तुम तो जानते हो ना कि मुझे मॉडलिंग के लिए अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है, और तुमसे दूर भी, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। प्लीज मेरा सर दबा दो। ये जब भी मेरे साथ रहती है, ये बीमार क्यों हो जाती है? इसे तो मुझे खुश करना चाहिए, और यहाँ मैं हूँ जो इसे खुश करने में लगा हुआ हूँ। हाँ जान, क्यों नहीं, लाओ, मैं तुम्हारा सर के साथ गला भी दबा देता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे माफ करना बाबा, माफ करना, मेरी जबान फिसल गई थी। मैं तो कह रहा था कि तुम्हारे सर के साथ तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ। तुम बहुत थक जाती हो ना। काश यार कि मैं भी तुम्हारी तरह मॉडलिंग कर पाता। भगवान ने मुझे इतना अच्छा फिगर ही नहीं दिया। तुम्हें ना फिगर से ज्यादा शक्ल और अकल की जरूरत है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मुझ जैसी मॉडल की शादी तुमसे हो गई। जान, मैं जानता हूँ, बार बार इस तरह की बातें करके ना मेरा दिल मत दुखाया करो। वैसे जान, तुमने मुझ में कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो पहली नजर में तुमने मुझे ही पसंद किया। हाँ, मैंने तुम्हें निठल्ला देखा ना, और हाँ, मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत थी और मैं पैसा देना नहीं चाहती थी किसी को, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और तुमसे शादी करने के बाद मुझे मुफ्त का सेक्रेटरी मिल गया और तुम्हें नौकरी मिल गई जिसमें सैलरी ही नहीं है। कहने को तो अमित की 4 बीवियां थी और चारों ही मॉडल थी, पर अमित निठल्ला था। वो अपनी 4 बीवियों की ही कमाई खाया करता था। बस यही वजह थी कि अमित की अपनी बीवियों के सामने जरा भी इज्जत नहीं थी। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और अमित अपनी चारों बीवियों को इसी तरह से बेवकूफ बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे पूजा डार्लिंग, तुम आज एक दिन पहले कैसे आ गई? तुम तो कल घर आने वाली थी ना? क्यों, मैं अचानक घर नहीं आ सकती क्या? ये घर मेरा नहीं है क्या? डार्लिंग, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर तो है। पर अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता, और क्या। अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या मेरा सरप्राइज खराब नहीं हो जाता? मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें हैरान और परेशान कर सकूं। देखो, इसीलिए अचानक से आ गई। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ ढंग का बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी बनाता हूँ। तुम बस अपने कमरे में जाकर मस्त आराम करो। और हाँ डार्लिंग, अपने कमरे में ही आराम करना। पूजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और परेशान अमित किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। और उसी वक्त निमृत का फोन आ जाता है। अमित, तुम कहाँ हो? अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। तुमने तो कहा था 5 मिनट में तुम मुझे लेने आ रहे हो। ओफो स्वीटी, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ, क्या बताऊं। एक काम करो ना, तुम वहीं आसपास में होटल ले लो ना, तुम्हें शाम तक लेने आ जाऊंगा मैं। तुम ऐसे कौन से ट्रैफिक में फंसे हो जो तुम मुझे शाम में लेने आओगे? और मुझे होटल लेने की क्या जरूरत है? हमारे पास अपना खुद का घर है। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं खुद आ रही हूँ। अब मैं और वेट नहीं करने वाली। यहाँ पर जानते हो ना तुम, मैं एक मॉडल हूँ और एक मॉडल इस तरह से ज्यादा देर बाहर खड़ी नहीं रह सकती। और किसी ने मुझे यहाँ पहचान लिया तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे ऑटोग्राफ के लिए। निमृत बोलती रहती है पर अमित उसका फोन काट देता है। अब निमृत को बहुत गुस्सा आता है और बिना कोई देरी किए निमृत घर आ जाती है। घर में पूजा आराम कर रही थी,
तो वहीं निमृत घर में आते ही शोर मचाने लगती है और उसी समय अमित निमृत को उसके कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज तुम होटल में रुक जाओ, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। देखो अमित, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मुझसे बहस मत करो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैं आई हूँ, कोई ट्रैफिक नहीं लगा हुआ था और तुम घर में बैठकर खाना बना रहे हो। तुम ये खाना किसके लिए बना रहे हो बताओ मुझे। अरे स्वीटी, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही तो बना रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें होटल में रुकने के लिए कहा था, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और घर को सजा सकूं, ताकि रात में जब तुम घर वापस आओ ना तो तुम्हारा दिमाग मस्त तरीके से ठंडा हो जाए और तुम मुझसे खुश हो जाओ। अमित तुम कितने प्यारे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, पर एक बुरी खबर है और इसलिए मेरा दिमाग भी खराब है। इतनी मुश्किल से मुझे एक काम मिला था पर वो भी मेरे हाथों से निकल गया। किसी आकांक्षा नाम की मॉडल ने मुझसे मेरा काम छीन लिया। मैं उस आकांक्षा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। क्या? आकांक्षा? क्या निमृत, तुम भी ना? मैं इस मॉडल को कैसे जानूंगा? मैं कोई मॉडल थोड़ना हूं। चलो मिलकर खाना खाते हैं। अरे चलो बाबा। इतना बोलकर अमित बात को घुमा देता है, पर तभी वहाँ पूजा आ जाती है और वो अमित को निमृत के साथ देख लेती है। कौन है ये चुड़ैल? क्या कर रही है हमारे घर में? हाँ, और तुम इसके इतने पास क्यों हो? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति से ऊंची आवाज में बात करने की? क्या कहा तुमने? पति? अमित, ये पागल औरत क्या बोल रही है? इसको बताओ कि तुम मेरे पति हो। अब अमित की सच्चाई निमृत और पूजा के सामने आ चुकी थी और उसी वक्त घर पर नीतू भी आ जाती है। नीतू को देखकर अमित के पसीने छूट जाते हैं। अमित, ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों औरतें कौन है और आपस में लड़की हो रही है, वो भी हमारे घर में? देखो बहन जी, ये मेरा और मेरे पति का घर है, तो आप यहाँ से जा सकती हो। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो अपने घर में करो ना। क्या ये आदमी तुम्हारा भी पति है? अमित, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी और कितनी बीवियां हैं? अब जैसे ही निमृत अमित से ये सवाल करती है, उसी वक्त आकांक्षा का भी फोन आ जाता है और वो फोन निमृत उठाती है। अमित, जल्दी से मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाओ। आज मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हम दोनों ना आज बाहर घूमने चलेंगे। तुम कैसे जानती हो मेरी पति को? और तुम तो वही आकांक्षा हो ना जिसने मेरा काम छीना था, चुड़ैल कहीं की। पहले तूने मुझसे मेरा काम छीन लिया और अब मुझसे मेरा पति। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज लड़की, चुप कर। अमित मेरा पति है और अमित और मैं पिछले 6 साल से एक साथ रह रहे हैं। 1 मिनट, तूने अमित को अपना पति कैसे कहा? रुक, मैं अभी वहाँ आती हूँ और तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। अब अमित की सारी पत्नियां एक साथ जमा हो जाती हैं और अमित की चारों बीवी को उसका सच पता चल जाता है, जिसके बाद वो चारों अमित को छोड़कर चली जाती हैं। मीनल का ससुराल में उसकी जेठानी नमिता उसका जीना दुश्वार करके रख रखी थी, क्योंकि मीनल दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत ही काले लंबे घने थे। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन मीनल के घर उसकी सास अर्चना से मिलने उसकी पड़ोसन आती है। तभी वहाँ मीनल चाय नाश्ता लिए आती है। तभी पड़ोसन मीनल की तारीफ करके बोलती है, कुछ भी कहो अर्चना बहन, तुम्हारी छोटी बहू देखने में बहुत सुंदर है। उसके बाल तो लाखों में एक हैं। अरे इतने लंबे काले घने बाल तो हमारे मोहल्ले में किसी के नहीं है। सच में लाखों में एक बहू लेकर आई हो तुम। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुंदरता के साथ साथ घर के काम काज में भी एक्सपर्ट है मेरी बहू। कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती, हर काम को करने के लिए तैयार रहती है। वही तो, एक हमारी बहू है, 4 बार बोलो तब जाकर एक काम करती है, वो भी ढंग का नहीं करती। तुम्हारी बहू को तो कहना भी नहीं पड़ा और बिना कहे ही मेरे लिए चाय नाश्ता ले आई। वाह मिलन बहू, सच में तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी और गुणवती हो। ऐसी बहू भगवान हर किसी को दे ताकि उसका घर खुशियों से भरा रहे। आंटी जी, ये तो आपकी अच्छाई है कि आप हमेशा मुझ में अच्छाई ढूंढते हैं। बाकी आजकल के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी में अच्छाई ढूंढने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ बुरा तो ढूंढते ही रहते हैं। अरे जो तुझ में बुराई ढूंढेगा उसकी आंखों में कीड़े पड़े होंगे, इसीलिए। खैर ये बात छोड़ो, बड़ी बहू नजर नहीं आ रही आपकी। थोड़ी देर में नमिता भी वहाँ आ जाती है। मीनल की तारीफ सुनकर नमिता को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे मीनल, तुमने इस टेबल को साफ नहीं किया। अरे मेरे पापा ने इसे दहेज में दिया था। तुम तो दहेज में कुछ लेकर आई नहीं हो, इसीलिए तुम्हें इन चीजों की कदर नहीं है।
कम से कम घर में जो सामान रखा हुआ है फर्नीचर का, उसकी साफ सफाई कर दिया करो अच्छे से। मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत से ये सारे सामान मुझे दिए हैं। दीदी मैंने साफ तो किया था, बाकी अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो मैं दोबारा साफ कर दूंगी। तुम कोई काम ठीक से करती हो? हर काम को दोबारा ही करना पड़ता है। एक फर्नीचर ढंग से साफ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे माँ बाप ने शादी में कुछ दान दहेज दिया होता तब जाके तुम्हें उसकी कीमत पता चलती। अरे भिखारी की तरह मुंह उठा के आ गई ससुराल में। नमिता की ये बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और अर्चना कहती है, जुबान संभाल कर बात कर अमिता। बहू, मेरे घर में दहेज की कोई कीमत नहीं है। कीमत तो इंसान के व्यवहार और उसके प्यार की है। मीनल भले ही गरीब घर से है, भले ही वो दहेज लेकर नहीं आई हो, लेकिन वो दहेज से बढ़कर है। उसके माँ बाप ने मीनल जैसी बहू देकर मुझे किसी कीमती दहेज से भी ज्यादा बड़ी चीज दी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। माँ जी, मैं ना आपको अच्छे से जानती हूँ। आप बस अपनी इस छोटी बहू के आगे पीछे डोलती रहती हो। जब देखो तब इसकी तारीफ करती रहती हो। कभी मुझ पे भी अपनी नजर बना लो, पता चल जाएगा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब दिन प्रतिदिन नमिता मीनल से जलने लगती है। मीनल की खूबसूरती और उसके काले लंबे घने बाल देखकर नमिता को बहुत गुस्सा आता है। अब वो सोच लेती है कि वो मीनल के बाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहेगी। ऐसे ही एक रात मीनल सो रही थी। नमिता मौका देखकर कैंची से मीनल के सारे बाल काट देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीनल की आंख खुलती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि आधी रात को उसके बाल कटे हुए बिखरे हुए उसके बिस्तर पर पड़े हुए हैं। वो खुद को शीशे में निहारने लगती है और वो देखती है कि उसके सारे बाल अब उसके सिर पर नहीं है। वो रोती हुई छत पर जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, ये मेरे बाल आधी रात को किसने काट दिए? अगर मैंने किसी का बुरा किया था तो मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अगर मेरे बाल ही नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मेरे तो बाल ही मेरी पहचान है। मीनल इतना बोलकर रो ही रही होती है कि तभी वहां पर जादुई दो परी आती हैं। पर परी जो कि सोने की बनी हुई थी तो दूसरी परी चांदी की बनी हुई थी। वो दोनों परी मीनल से कहती हैं, मीनल, तुम रो मत। हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तुम्हारे बालों को तुम्हारी जेठानी नमिता ने काटा है और अब मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से सोने के बाल दूंगी ताकि तुम्हारे बाल हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाए। मैं भी तुम्हें चांदी के बाल दूंगी। तुम्हारे सर पर सोने और चांदी दोनों के मिक्स बाल होंगे और ये बाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर किसी ने बुरी नियत के साथ तुम्हारे इस बाल को फिर से काटने की कोशिश की तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे बालों को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे मेरे काले बाल किसी ने काट दिया, अगर उसी तरह मेरे सोने चांदी के बाल किसी ने काटने की कोशिश की तो फिर वो हमेशा के लिए एक बेजान मूर्ति बन जाएगा। क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? उसका तोड़ यही है कि जब उसे सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो फिर से समान व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकता है। दोनों परी मीनल को सोना और चांदी के मिक्स बाल दे देती हैं। अगली सुबह जब मीनल उठती है तो वो खुद को सोने और चांदी के बालों के साथ देखती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर अर्चना और नमिता आते हैं। वो दोनों उसके बाल को देखकर कहती हैं, अरे बहू, ये तूने कलर करवा लिया है क्या बालों में? हाँ माँ जी, मैंने कलर करवा लिया है बालों में। अब तो तू पहले से ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। अच्छे लग रहे बाल तेरे ऊपर। नमिता अंदर ही अंदर फिर से जलने लगती है। अब वो मीनल के इन बालों को भी काटने का सोचने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मौका देखकर नमिता फिर से कैंची से मीनल के बालों को काटने लगती है। तभी नमिता एक बेजान मूर्ति बन जाती है। यह देखकर मीनल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और मीनल अपनी सास को वहां बुलाती है और सारी बात बताती है, जिससे नमिता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? शायद मेरे कर्मों का फल है। मैं हमेशा मीनल से जलती रहती थी, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा मूर्ति बना दिया है। भगवान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भविष्य में अब किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। मुझे आप पहले जैसा बना दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। नमिता को सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक समान व्यक्ति की तरह हो जाती है। नमिता मीनल से माफी मांगती है। मीनल नमिता को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन
मैं आगे बढ़ते हैं। काजल एक संस्कारी लड़की थी जिसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है और उन्हें अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को हर तरीके से निभानी चाहिए। काजल बेटा, बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। तुझे याद है ना मैंने तुझे क्या क्या सिखाया है? हाँ माँ, सब याद है। चाहे कुछ भी हो जाए, ससुराल ही मेरा असली घर है। मेरे सास ससुर मेरे असली माँ बाप हैं और मेरी नंद वो तो मेरी छोटी बहन है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कितनी भी ऊंची आवाज में बात क्यों ना कर ले मुझसे, लेकिन मैं हमेशा कम बोलूंगी। और हाँ, कोई मेरा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, मुझे अपने परिवार वालों का हमेशा भला ही करना है। उनकी इज्जत के लिए मुझे अपनी जान भी दे देनी है। मेरी संस्कारी बेटी, आजकल के बच्चों में इतना संस्कार कहाँ देखने को मिलता है। देखो मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है सर से पांव तक, और बिल्कुल संस्कारी है सर से पांव तक। भगवान करे तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिले। काजल की माँ अपनी बेटी को सब कुछ पहले से ही सिखा देती है। अब वह जल्द काजल की शादी रोहित नाम के लड़के से हो जाती है। रोहित का परिवार बहुत अच्छा था, पर उसकी दोनों बहनें शुरू से गांव में रहती थी, जो रोहित की शादी के बाद शहर आती है और शहर आते ही अपनी भाभी को देखकर गवारों की तरह हरकतें करने लगती है। अनीता देख, हमारी भाभी कितनी सुंदर है, इनका चेहरा कैसे चमक रहा है। भाभी सच कहना, तुम्हें कौन सी चमकीली चीज मुंह पर लगाई है जो तुम इतनी गोरी और चमकीली नजर आ रही हो, और हमें देखो कैसे काले पीले से दिख रहे हैं, और हमारा चेहरा तो तुम्हारी तरह चमक नहीं रहा। तुम्हारे होठों पर चोट लगी है क्या? देखो कितना खून निकल रहा है। अरे नहीं निशा, नहीं कविता, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ये तो नेचुरल है, और मेरे होठों पे बस एक रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है मैंने। ओह, तो तुम मेकअप की हो, इसीलिए तो हम सोचे कि तुम इतनी सुंदर क्यों लग रही हो। हमारी भाभी जी मॉडर्न निकली। चल निशा यहाँ से, वरना भाभी का घमंड बढ़ जाएगा। अनीता और निशा अपनी ही भाभी को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी काजल अपनी नंदों को कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जब काजल श्रृंगार करने के लिए बैठती है तो वह देखती है कि उसका सारा मेकअप का सामान गायब हो चुका है। हे भगवान, ये मेरा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था। सारा मेकअप का सामान कहीं वो मेरी गंवार नंद, उन्होंने तो नहीं चुरा लिया? काजल जैसे ही अपनी दोनों नंदों पर शक करती है, वैसे ही उसकी दोनों नंद उसके सामने आ जाती है, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरह से अपना मेकअप कर रखा था। क्यों निशा, लग रही हूँ ना मैं भी हीरोइन। अरे तुम क्या अकेली हीरोइन लग रही हो? हम नहीं लगे हीरोइन। भाभी बताओ जरा, सबसे सुंदर कौन है? तुम दोनों तो हो ही बहुत सुंदर। तुम दोनों ने तो मेरा मेकअप का पूरा सामान भी खराब कर दिया, और साथ ही मेकअप भी बहुत गंदा किया है तुमने। तुम ना यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप साफ करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं। तुम हमारा मजाक बना रही हो? अरे तुमसे अच्छा मेकअप करना जानते हैं। क्या हुआ अगर हमारे पास मेकअप का सामान नहीं है तो? अरे थोड़ा सा तुम्हारा मेकअप का सामान क्या इस्तेमाल कर लिया, तुम तो हमें भी खरी खोटे सुना रही हो। आने दो भैया के आते ही हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बेचारी काजल तो अपनी गंवार नंदों का हुलिया सही करना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी, पर उसकी दोनों गंवार नंद उसे ही भला बुरा कहने लगती है। और शाम को जैसे ही रोहित घर आता है, वो अपने भाई से अपनी भाभी की उसी हालत में शिकायत करने लगती है। भैया, हम इस मेकअप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर ये मेकअप का सामान भाभी का है। हमने उनका थोड़ा सा मेकअप का सामान क्या इस्तेमाल कर लिया, भाभी तो हमारा मजाक बनाने लगी। सिर्फ मजाक ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमें भला बुरा भी कहा और कहने लगी कि हमने उनके मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया। भैया, भाभी को डांटो और बताओ कि आपकी बहन उनसे लाख गुना सुंदर है और उनसे ज्यादा अच्छे से अच्छे घर का काम करना भी जानती है। हाँ ठीक है, मैं काजल को डांट दूंगा, पर अभी रात हो गई है और रात को तो मेकअप साफ करके सोते हैं ना, इसलिए तुम दोनों पहले अपना मुंह धो लो, ठीक है? अब रोहित कमरे में जाता है और अपनी गंवार बहनों की तरफ से अपनी बीवी से माफी मांगता है। मेरी वजह से हमेशा तुम्हें अपनी गंवार ननद को झेलना पड़ता है। माफ करना, मैं अपनी दोनों गंवार बहनों को तब यहाँ लेकर आया जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब मेरी इन दोनों गंवार बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। ये कभी शहर नहीं आई और उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया, इसलिए इन्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। ये आज भी गांव की गंवार लड़कियों की तरह ही रहती और घूमती हैं। रोहित, आप माफी मत मांगो, मैं सब जानती हूँ। और वैसे भी मेरी नंद मेरी छोटी बहन है,
अगर इनकी जगह मेरी कोई खुद की छोटी बहन होती ना तो भी मैं ऐसी रहती इनके साथ। इसीलिए आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी गवार नंद को सब सिखा दूंगी। रोहित और काजल अपने कमरे में आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर निशा और अनीता अपने भैया को खुश करने के लिए किचन में गर्मा गर्म खाना बनाने जाती है। पर आज से पहले उन्होंने कभी भी गैस चालू नहीं किया था, इसलिए वो दोनों जैसे ही गैस चालू करती हैं तो अनीता का हाथ जल जाता है और अनीता जोर से चिल्लाने लगती है। अनीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल और रोहित किचन में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी दोनों गवार बहनें एक बार फिर किचन में उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं और किचन का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तुम दोनों ने किचन की क्या हालत कर रखी है। बेचारी काजल अकेली कब तक किचन साफ करेगी। अनीता तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तुम छोड़ दो ये सब, मैं कर लूंगी। तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा देती हूँ पहले। अब काजल अनीता की जख्म पर मरहम लगाती है। ये देखकर अनीता को अफसोस होता है और दुख भी। अब अनीता अपनी भाभी की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करती है, पर वो अपनी भाभी की तरह कपड़े नहीं पहन पाती और हार मानकर दोनों बहनें अपनी भाभी से कहती है, भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम भैया से आपकी रोज शिकायत करते हैं ताकि आप भैया आपको बहुत डांटे, पर सच्ची कहे तो हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। हम दोनों बस आपकी तरह बनकर रहना चाहते हैं और घर के काम करना चाहते हैं, पर हम दोनों से कुछ होता ही नहीं। गांव में तो हम सब कुछ फटाफट कर लिया करते थे, यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते। और कभी हम दोनों बाहर जाते हैं तो यहाँ के लोग ना हम पर हंसते हैं और हमें गंवार भी कहते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। कोई आपको तो गंवार नहीं कहता, फिर हमें क्यों गंवार कहते हैं? आप हमारी मदद करेंगी ना भाभी? जो लोग तुम्हें गवार कहते हैं ना, उन्हें कह दो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा मॉडर्न बना दूंगी, आज जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे और तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे। अब काजल अपनी दोनों नंद का दिल जीत लेती हैं। अब निशा और अनीता वही करती जो काजल कहती। अब दोनों गवार नंद अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चलती हैं और बहुत जल्द काजल उन दोनों को सब कुछ सिखा देती है। अब जब भी काजल की दोनों गवार नंद घर से बाहर निकलती तो लोग उनसे दोस्ती करने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगते और इस तरह से वो अपनी गवार नंद को रहने खाने का सही तरीका सिखा देती है।